वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 6 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है बोजनाकोंडा के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने बोजनाकोंडा स्थल पर भू निर्माण पर पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए 7.30 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ये आंध्र प्रदेश में स्थित एक स्थल की खुदाई आंध्र प्रदेश में स्थित है ये, और इस स्थल की खुदाई 1906 में अलेक्जेंडर रिम के तत्वावधान में की गई थी। इसे मूल रूप से बुधनी कोंडा या बुद्ध की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, लेकिन समय के साथ इसे बोजनाकोंडा के नाम से जाना जाने लगा। लगभग 2000 साल पहले बुद्ध भिक्षु पहाड़ियों पर अभ्यास करते थे। यहाँ इसे समुद्रगुप्त काल से संबंधित एक सोने का सिक्का यहाँ पर, और चालुक्य राजा कुब्जा विष्णुवर्धन के तांबे के सिक्के और आंध्र सातवाहन के सिक्के और मिट्टी के बर्तनों की यहाँ पर खोज की गई है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो इस साइट पर एक विशेष दिलचस्प विशेषता ये है कि यहाँ पर बौद्ध के तीनों चरणों यानी हीनयान, महायान और वज्रयान की विशेषताएं यहाँ को दर्शाता है। ये इस स्थल पर भगवान गणेश का सिर पर शंख पहने हुए काल भैरव की एक मूर्ति और एक बौद्ध भिक्षु हरती की मूर्ति मिली है। पहाड़ी पर एक बड़ी 2 मंजिला गुफा भी है। आयताकार गुफा में एक द्वार है और इसके दोनों ओर द्वारपाल हैं। गुफा के मध्य में एक चौकोर चबूतरे और चट्टान को काटकर बनाया गया एक स्तूप है। पहाड़ी के उत्तरी किनारे पर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं और चट्टानी प्लेटफॉर्म पर खंडी अखंड संरचनाओं की एक श्रृंखला मौजूद है। ऊपरी गुफा में एक आयताकार द्वार है जिसके दोनों ओर बुद्ध की आकृतियां हैं। ध्यान मुद्रा में बैठे बुद्ध की ये भव्य आकृतियों और स्तूप बोजनाकोंडा के पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है। पहाड़ी की चोटी पर संरचनात्मक इमारतों का एक समूह और एक विहार यानी मठ जहाँ लोग रहते हैं वो खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। बोजनाकोंडा के पश्चिम में एक और पहाड़ी लिंगलाकोंडा या लिंगलामेट्टा मौजूद है। इस पहाड़ी की चोटी पर कई अखंड और संरचनात्मक स्तूप देखे जा सकते हैं। जावा में बाराबुदोर में बौद्ध मंदिर का निर्माण लिंगनामेट्टा की संरचनाओं की तर्ज पर किया गया है। बोजनाकोंडा और तक्षशिला की गुफाएं एक जैसी हैं। संग्राम शब्द का उपयोग तक्षशिला में किया जाता था, लेकिन आंध्र प्रदेश में इसका प्रयोग कभी नहीं किया गया। इन 2 विशेषताओं से पता चलता है कि बौद्ध प्रथाओं ने उत्तरी भारत में बोजनाकोंडा को प्रभावित किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने $600 मिलियन की भारत जापान फंड अनावरण के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ सहयोग किया है, इसीलिए चर्चा में आया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक निवेशक स्वामित्व वाला फंड मैनेजर है जो प्रमुख वैश्विक और घरेलू संस्थागत निवेशकों के सहयोग से भारत सरकार द्वारा संचालित हुआ है। ये भारत का पहला संप्रभु धन कोष है जिसे 2015 में स्थापित किया गया था। ये ग्रीन फील्ड यानी नए और ब्राउन फील्ड यानी मौजूदा जो चल रहे हैं और जो रुकी हुई परियोजनाओं में निवेश करके बुनियादी ढांचों के वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए एक संस्था है। ANIIF की स्थापना का प्राथमिक लक्ष्य बुनियादी ढांचे में संबंधित परियोजना से निवेश के माध्यम से बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रभाव को अनुकूलित करना था। NIIF फंड के इसके प्रकार, तो आइए देख लेते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। तो पहला ये मास्टर फंड होता है। यह फंड मुख्य रूप से सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डा, बिजली जैसी बुनियादी ढांचों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश करता है। इसके अलावा मास्टर फंड अच्छी तरह से स्थापित उद्यमों में निवेश करता है जो दीर्घकालिक समझौते में है और एक अच्छे इतिहास के साथ विनियमित वातावरण में काम कर रहे हैं। दूसरा है फंड्स ऑफ फंड्स। ये उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड वाले प्रसिद्ध फंड प्रबंधकों द्वारा प्रतिबंधित फंडों में निवेश करना चाहता है। फंड्स ऑफ फंड एंकर निवेशकों के रूप में निवेश करता है और ये फंड प्रबंधकों को संस्थागत निवेशकों से अधिक धन जमा करने की क्षमता को बनाता है। तीसरा है
स्ट्रेटजिक फंड, ये फंड भारत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के तहत वैकल्पिक फंड सेकंड के रूप में पंजीकृत है। स्ट्रेटजिक फंड मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी के से जुड़े उपकरणों में निवेश करते हैं। फंड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के साथ वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में शोध से पता चला है कि गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग आंतरिक रूप से व्यक्तित्व विकार से जुड़ा हुआ है। अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये नॉन अल्कोहल फैटी लीवर रोग ये वसा के निर्माण के कारण होने वाली कई स्थितियों के लिए ये शब्द गढ़ा गया है। वसा का ये निर्माण शराब से अधिक सेवन करने के कारण नहीं होता, बल्कि जब अधिक शराब की मात्रा शराब के सेवन से लीवर में जब वसा जमा हो जाता है उसको होने लगती, तब इस स्थिति को अल्कोहल से संबंधित लीवर कहा जाता है। NAFLD के द्वारा दो प्रकार हैं, जिसमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर और नॉन अल्कोहलिक स्टीटो हेपेटाइटिस यानी नास। लोगों में सामान्यतः एक या दूसरे प्रकार का NAFLD विकसित हो जाता है। हालांकि कभी कभी एक प्रकार वाले रोगों के बाद ये NAFLD दूसरे प्रकार का निदान किया जाता है। इनमें NAFL और NAFLD का एक रूप है जिसे यकृत में वसा होती है लेकिन बहुत कम या कोई सूजन नहीं होती है। ये यकृत को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है और ये आमतौर पर यकृत क्षति या उसकी जटिलताओं के कारण बनने में प्रगति नहीं करता। हालांकि यकृत के बढ़ने और दर्द पैदा कर सकता है। अब देख लेते हैं इसके नाश के बारे में। तो ये नाश ये NAFLD का ही एक रूप है जिसमें यकृत में वसा के अलावा सूजन और यकृत को नुकसान होता है। नाश की सूजन और यकृत की क्षति के कारण यकृत में फाइब्रोसिस या इसमें घाव हो जाता है। नाश से सिरोसिस हो सकता है जिसमें यकृत जख्मी और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। सिरोसिस से लीवर कैंसर हो सकता है। NAFLD विकसित होने से अधिक संभावना किन लोगों में है? तो ये उन लोगों को प्रभावित करता है जिसमें कुछ बीमारियां जैसे मोटापा, चर्म रोग की जैसी दशाएं पहले से मौजूद हैं जो मोटापे से संबंधित हो सकती हैं, जैसे कि टाइप 2 मधुमेह इसमें शामिल है। NAFLD बच्चों सहित किसी भी उम्र के लोगों को ये प्रभावित कर सकता है। इसके उपचार में तो इसका वर्तमान में कोई विशिष्ट दवा मतलब इसकी नहीं बनाई गई है। डॉक्टरों की सलाह है कि इसमें वजन घटाओ अपना और एक्सरसाइज, योगा वगैरह इसके लिए कर सकते हो। वजन घटाने से यकृत में वसा, सूजन और फाइब्रोसिस को कम किया जा सकता है। संबंधित दशाओं में इसमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल जैसी जटिलताओं के लिए उपचार की सिफारिश की जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में सिक्किम की दक्षिण लोनाक झील में हिमनद से फटने से आई बाढ़ से लगभग 10 लोगों की मौत हो गई है और सेना के कई जवान लापता हैं। तो इसके बारे में इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये हिमानी झीलें पानी के बड़े भंडार हैं जो पिघलते ग्लेशियर के सामने से ऊपर या नीचे स्थित होते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं और अधिक खतरनाक होते जाते हैं, क्योंकि हिमनद झीलें ज़्यादातर अस्थिर बर्फ या ढीली चट्टान और मलबे से बनी तलछट से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। यदि उनके चारों ओर की सीमा टूट जाती है तो भारी मात्रा में पानी पहाड़ों की ओर नीचे की ओर बहता है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। इसे हिमानी झील विस्फोट बाढ़ या GLOF कहा जाता है। ये भूकंप से अत्यधिक भारी बारिश और बर्फीले हिमस्खलन सहित कई कारणों से शुरू हो सकता है। ये झीलें अक्सर खड़ी पहाड़ी होती क्षेत्रों से भरी भी पाई जाती हैं, जिसका अर्थ है कि भूस्खलन या बर्फ हिमस्खलन कभी कभी सीधे झीलों में सीधे टूटकर बड़ा टुकड़ा गिर जाता है और पानी को विस्थापित, जब बड़ा टुकड़ा झील में गिरेगा बहुत बड़ा, तो जो उसमें पानी भरा होगा तो पानी नीचे गिरेगा, विस्थापित करता है, जिससे एक प्राकृतिक बांध के ऊपर जा सकता है। ये बांध के ऊपर ये पानी जाएगा तो पानी बांध में ओवर हो जाएगा, जिससे और वो पानी जब नीचे गिरेगा तो जो वहाँ रिहायशी इलाके होंगे जहाँ लोग रहते होंगे उनको सबको लेते हुए समेटते हुए चला जाएगा। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं लोहानास की झील के बारे में।
ये सिक्किम का पूरा मैप है। ये उत्तरी सिक्किम में स्थित एक समुद्री तल से लगभग 5200 मीटर ऊपर स्थित ये झील है। ये ग्लेशियर से पिघलने से ये बना है। देखिए इस मैप में देख सकते हैं आपको, ये सिक्किम है, इस यहाँ पे ये झील है और यहाँ से ये लोहास के रिवर से होते हुए इसमें यहाँ पे बांध बना था और यहीं से ये आई है, तो बांध में पानी गिरा, उससे वो रिहायशी इलाकों में लेते हुए चला गया। और ये 3 मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री सिक्किम साझा करता है। इधर ये नेपाल है और ये चाइना से भी अपना बॉर्डर साझा करता है और ये यहाँ पे भूटान से। अब आइए आगे देखते हैं। ये सिक्किम हिमालय के दक्षिण लोनाक ग्लेशियर के मुहाने पर स्थित है और ये मुराइन बांधित हिमनदी झील है। ये 1962 और 2008 के बीच 46 वर्षों में लगभग 2 किलोमीटर की हिमनद वापसी के साथ ये राज्य की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली हिमनद झील बन गई है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है क्वांटम डॉट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में रसायन विज्ञान में 2023 के नोबेल पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और विश्लेषण के लिए मोंगी जी बामेडी, लुइस ई ब्रुस और एलेक्सी आई एकिमोव को प्रदान किया गया है। तो ये आप इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्वांटम डॉट्स अर्धचालक नैनोकण हैं जिन्हें अक्सर कृत्रिम परमाणु कहा जाता है। इनके छोटे आकार के कारण अद्वितीय ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुण उनमें होते हैं। इन्हें पहली बार 1970 के दशक में सिद्धांतबद्ध किया गया था और फिर 1980 के दशक की शुरुआत में सफलतापूर्वक विश्लेषित किया गया था। कई अर्धचालक पदार्थों का उपयोग क्वांटम डॉट्स के रूप में किया जा सकता है, जैसे कैडमियम सेलेनाइट, कैडमियम सल्फाइड और इंडियम आर्सेनाइट। इनके नैनोकण या किसी अन्य अर्धचालक पदार्थों में क्वांटम डॉट्स के गुण होते हैं। संश्लेषण के दौरान क्वांटम डॉट्स के आकार और संरचना को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे वैज्ञानिकों को विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उनके गुणों को तैयार करने की अनुमति मिलती है। ऑप्टिकल गुण क्वांटम डॉट्स की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक विशेषता है। इनकी ट्यून करने का योग्य उत्सर्जन गुण है। क्वांटम डॉट्स के आकार को नियंत्रित करके शोधकर्ता उत्सर्जित या अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को सटीक रूप से ट्यून कर सकते हैं। उन्हें पूरे दृश्य स्पेक्ट्रम में और अवरक्त और परावैंगनी श्रेणियों में प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है, जो विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए रंगों की एक विस्तृत पैलेट की पेशकश करता है। सबसे छोटे क्वांटम बिंदु उच्च ऊर्जा तरंगें उत्सर्जित और नीली रोशनी पैदा करते हैं और ये सबसे बड़े बिंदु या कम ऊर्जा वाले तरंग छोड़ते हैं, जिससे वे लाल रोशनी पैदा होती है। इसके बीच के रंग बनाते हैं। अनुप्रयोग इसके क्या हो सकते हैं, तो किस किस चीज़ में इसका प्रयोग लाया जा सकता है, तो जैसे डिस्प्ले बनाने में इनका उपयोग टीवी के मॉनिटर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए डिस्प्ले और उनकी रंग की दक्षता बढ़ाने के लिए और डिस्प्ले तकनीकी में इनका प्रयोग किया जाता है। इनका कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड मतलब ओलेड में ये प्रयुक्त कार्बनिक ल्यूमिनेसेंट सामग्रियों की तुलना में ये क्यूडी आधारित सामग्रियों में शुद्ध रंग, लंबा जीवन काल और कम विनिर्माण लागत और कम बिजली की खपत वाले उपकरण बनाए जा सकते हैं। फोटोवोल्टिक ये इसमें क्वांटम डॉट्स का प्रयोग प्रकाश अवशोषण और ऊर्जा रूपांतरण दक्षता को बढ़ाने के लिए सौर सेलों में इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैव चिकित्सा में ये क्वांटम डॉट्स का प्रयोग किया जा सकता है, तो इसमें शरीर में कहीं भी जाने की मतलब अंदर भेजने की अनुमति देता है, जिसे चिकित्सा इमेजिंग, बायोसेंसर और लक्षित दवा वितरण आदि जैसे विभिन्न जैव चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त बनाता है। क्वांटम कंप्यूटरिंग, इसमें क्वांटम कंप्यूटरिंग में इनकी संभावित भूमिका के लिए क्वांटम की जांच की जा रही है, क्योंकि वे क्वांटम जानकारी की मूलभूत इकाइयों क्यूबिट के रूप में काम कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है स्वायत्त हथियारयुक्त नाव झुंड के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने 12 स्वायत्त हथियारयुक्त नाव झुंडों के लिए आवश्यकता के अनुसार मंजूरी दी है, जिन्हें पुणे स्थित सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। तभी ये खबरों में आया है, तो इसको देख लेते हैं। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड विशेष रूप से स्प्रिंट फ्रेमवर्क के तहत आईडेक्स रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार और DISC 7 कार्यक्रम के विजेता के रूप में उभरा है। ये भारतीय नौसेना और संगठन के बीच समझौता स्प्रिंट कार्यक्रम के तहत दिया गया 50वां अनुबंध है।
ये घरेलू कंपनियों द्वारा विशिष्ट रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने की एक पहल है। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन रक्षा नवाचार संगठन के साथ मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के रूप में भाग के रूप में भारतीय नौसेना के में कम से कम 75 नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों उत्पादकों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। इस सहयोगी परियोजना का नाम स्प्रिंट अनुसंधान एवं विकास में आईडेक्स रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, NIIO और TDAC प्रौद्योगिकी विकास त्वरण सेल के माध्यम से पोल वोल्टिंग का समर्थन है। इसे जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। आईडेक्स रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार के बारे में मुख्य तथ्य क्या है? तो ये रक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसे अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य MSME स्टार्टअप, व्यक्तिगत इनोवेटर्स, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शिक्षाविदों सहित उद्योग को शामिल करके रक्षा और एरोस्पेस में आत्मनिर्भरता हासिल करने और नवाचार प्रौद्योगिकियों विकास को बढ़ावा देना है। इसमें आईडेक्स चुनौतियों के विजेताओं को सहायता, तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए देश के अग्रणी इनक्यूबेटरों के साथ साझेदारी करना है। इसको रक्षा नवाचार संगठन द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित किया जाएगा, जिसे 2 संस्थापक सदस्य यानी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अनुसार हेल और बेल द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुसार गैर लाभकारी कंपनी के रूप में बनाया गया है। आईडेक्स सभी आवश्यक गतिविधियों को पूरा करते हुए DIO की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करेगा, जबकि DIO आईडेक्स को उच्च स्तरीय नीति मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसके तहत DIO के माध्यम से स्टार्टअप, व्यक्तिगत इनोवेटर्स और पार्टनर इनक्यूबेटर्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बहुत कम दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान ने स्वदेशी बहुत कम दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की 30 इकाइयों की खरीद के लिए निविदा शुरू की है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे विशेष रूप से कम दूरी और ऊंचाई वाले खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कम दूरी की हल्की पोर्टेबल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिन्हें व्यक्तियों या छोटे समूह द्वारा दागा जा सकता है। इसे DRDO के अनुसंधान केंद्र इमारत और हैदराबाद द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग और स्वदेशी रूप से डिजाइन इसको किया गया है। ये भारत में VSHORAD मिसाइल का उपयोग मुख्य रूप से भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसे हेलीकॉप्टरों और कम उड़ान वाले विमानों सहित जमीनी बलों और महत्वपूर्ण संपत्तियों को हवाई खतरों से बचाने के लिए कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल में कई नवीन तकनीकों को शामिल किया गया है। इसमें एक डुअल बैंड IIR सीकर और एक लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली और एकीकृत वैमानिकी शामिल है। यह एक दोहरे थ्रस्ट वाले ठोस मोटर संचालित होता है। ये मिसाइल और नवाचार को DRDO द्वारा पोर्टेबल होने के लिए डिजाइन किया गया था, जो जटिल इलाकों में इसकी त्वरित तैनाती को सक्षम बनाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है चिनाव पुल के बारे में। आइए देख लेते हैं। अभी जम्मू कश्मीर के रियासी शहर में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचा स्टील आर्क रेल पुल चिनाव पुल को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये स्थान जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बक्कल और कौली के बीच स्थित है। 1.3 किलोमीटर लंबा पुल चिनाव नदी के तल से लगभग 359 मीटर ऊपर स्थित है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे पुल है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये आर्क में स्टील के बक्से हैं। स्थिरता में सुधार के लिए बक्सों में कंक्रीट भर दिया गया है और इस पुल को 120 वर्ष के जीवन अवधि के लिए डिजाइन किया गया है।
इसे 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवा की गति का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये देश की अधिकतम तीव्रता वाले क्षेत्र यानी जोन 5 के भूकंप वाले बलों को भी झेलने में सक्षम है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के बारे में मुख्य तथ्य जान लेते हैं। तो इसमें उधमपुर से बारामूला तक एक रेलवे लाइन का निर्माण शामिल है जो कश्मीर घाटी को भारतीय नेटवर्क से जोड़ती है। इसका उद्देश्य कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना और घाटी में विकास को बढ़ावा देना है। इसकी कुल लंबाई 272 किलोमीटर है। इस परियोजना को 2002 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। इस परियोजना में मार्ग पर कई पुलों और सुरंगों का निर्माण शामिल है। इस परियोजना में 38 सुरंगें जिनकी संयुक्त लंबाई 119 किलोमीटर शामिल है। सबसे लंबी सुरंग T49 की इसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर और ये देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। कुल संख्या 927 है। पुलों की संख्या संयुक्त लंबाई में 13 किलोमीटर जिसमें प्रतिष्ठित चुनाव पुल भी शामिल है। इस परियोजना में भारतीय रेल का पहला केबल आधारित पुल शामिल है। इसका निर्माण अंजी खट्ट पर किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्लेटिपस के बारे में है। तो ये शोधकर्ताओं से अभी पता चला है कि 2019-20 में पूर्व ऑस्ट्रेलिया के ब्लैक समर की झाड़ियों में जो आग लगी थी उसके बाद ये जलमार्गों से इनका प्लेटिपस ये गायब हो रहे हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं। ये बत्तख बिल ऊदबिलाव पूंछ और ऊदबिलाव पैरों वाला अंडे देने वाला एक स्तनपायी जानवर है। ये बत्तख के बिल जैसा दिखता है और ये ऊदबिलाव की पूंछ और ऊदबिलाव पैर वाला जैसे अंडे देने वाला स्तनपायी है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाए जाने वाले आर्द्र जलीय स्तनपायी की एक छोटी प्रजाति है। ये एकांतवासी जानवर हैं जो एक दूसरे से जुड़ी घरेलू सीमाओं पर कब्जा करने के बावजूद केवल प्रजनन के मौसम के दौरान यही एक साथ आते हैं और ये रात्रिचर शिकारी होते हैं, मतलब ये रात में अपना शिकार करते हैं। इनका पर्यावास तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और तराई क्षेत्रों और सुदूर उत्तरी क्वासीलैंड के पठारों से लेकर तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के आल्प्स के ठंडे और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मीठे पानी की प्रणालियों में पाए जाते हैं। प्लेटिपस एक छोटा सुव्यवस्थित शरीर वाला जानवर है जो छोटे और घने जलरोधक फर से ढका होता है। उसकी चोंच पर जलरोधक नासिका छिद्र इसका छिद्र जो बंद रहता है ताकि जानवर भोजन तलाशते समय 2 मिनट तक पानी में डूबा रह सके। इसका बिल विशेष तंत्रिका तंत्र में सुसज्जित होता है जिससे इलेक्ट्रो रिसेप्टर कहा जाता है जो शिकार की मांसपेशियों के संकुचन से उत्पन्न छोटे विद्युत धाराओं का पता लगाता है। नर प्लेटिपस प्रत्येक टखने के अंदरूनी हिस्से पर एक स्पर होता है जो जांघों के ऊपर स्थित एक विष ग्रंथि से जुड़ा होता है। ये खाने में तो ये मांसाहारी होते हैं और इनके आहार में लगभग पूरी तरह से नीचे जो रहने वाले जलीय जीव होते हैं उन पर ये निर्भर करते हैं। इनकी संरक्षण की स्थिति तो IUCN की लिस्ट में ये नियर थ्रेटेंड यानी खतरे के करीब हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हप्लोक्लाटस नीलग्रीनस के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहा है कि टारंट्यूला की एक प्रजाति हप्लोक्लाटस नीलग्रीनस निवास स्थान के नुकसान और जलवायु के परिवर्तन के खतरे के कारण ये खतरे में हो सकती है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक नीलगिरी की बड़े बिल खोदने वाली मकड़ी और टारंट्यूला की एक विषैली प्रजाति है। ये पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों के लिए एक स्थानिक है। ये यौन द्विरुपता को दर्शाता है जो नर मादाओं की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। तो इनको खतरा किससे है? तो इस वन्य जीवों के इनका अवैध व्यापार हो रहा है और व्यापार के साथ साथ जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इससे भी खतरा है इनको। अब देख लेते हैं टारंट्यूला क्या है। तो ये टारंट्यूला एक प्रकार की मकड़ी है जो बालों वाली मकड़ी है जो थैरेफोसिडे परिवार से संबंधित है। ये ध्यान रखना, ये बालों वाली मछली है और ये थैरेफोसिडे परिवार से संबंधित है। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया भर में टारंट्यूला की लगभग 900 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और वे अपने 8 बालों वाले पैरों पर धीरे धीरे चलने के लिए
निपुण रात्रि शिकारी, मतलब रात में अपना शिकार या भोजन करते हैं। ये वयस्क टारंटुला औसतन 5 इंच यानी 13 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और ये फैलाने पर, पैर वगैरह फैलाने पर इसमें इसके पैरों का फैलाव लगभग 11 इंच यानी 28 सेंटीमीटर हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में मुख्य तथ्य। तो ये पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं और ये दक्षिणी भारतीय राज्यों यानी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तक ये फैली हुई हैं। मतलब अगर हम देखें तो हम अपना मान लो ये हमारा भारत है, तो ये हमारा भारत हो गया। तो ये पश्चिमी घाट और ये तमिलनाडु, ये केरल और ये कर्नाटक, यहाँ तीनों में ये फैली हुई हैं। नीलगिरी की चोटियाँ आसपास के मैदानों में अचानक से लगभग 6,000 से 8,000 फीट की ऊंचाई तक उठती हैं। उसमें से एक दोदा बेटा ये 8652 फीट ऊंची चोटी है, जो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। पहाड़ियों में कर्नाटक पठार से लोयार नदी द्वारा और अन्नामलाई और पलनी पहाड़ियाँ से दक्षिण पाल घाट गैप से ये अलग करती हैं। वे आपस में मैदानी इलाकों की तुलना में काफ़ी ठंडे और गीले हैं। ये ऊपरी पहाड़ी लहरदार घास यहाँ पर पाई जाती है। तो हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए, वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।